प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। हम लोग पिछले पीरियड में भूगोल अध्याय 1 के अभ्यास प्रश्न को हल कर रहे थे। उसमें प्रश्न नंबर 1 के कुल 5 खंड एवं प्रश्न नंबर 2 के कुल 4 खंडों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज शेष जो तीसरा और चौथा प्रश्न बचा है उसको हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप लोग उसको कापी पर लिखने का प्रयास करिए। कापी और पेन अपने पास रखिए। मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न नंबर 3। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न से ही एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त हुई। वह जानकारी यह है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग में सूर्योदय जो होता है उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो प्रश्न में ही छिपा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस जानकारी को आप लोग कंठस्थ करें। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। चलिए उत्तर लिखिए। मैं उत्तर बोल रहा हूँ, उसको लिखते रहिए और समझते भी रहिए। भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक है, अर्थात सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं का अंतर लगभग 30 अंश का है। जो हम लोगों का विस्तार है उसमें पूर्वी और पश्चिमी का अंतर कितना है? 30 अंश का। चलिए आगे लिखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में यानी कि 360 अंश घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय। अतः 30 अंश देशांतरों को पार करने में कुल 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो कि 97 अंश 25 मिनट पूर्व पर स्थित है, सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में जो कि 68 अंश 7 मिनट पूर्व पर स्थित है, सूर्य 2 घंटे बाद दिखता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। इस देशांतर का
स्थानीय समय संपूर्ण भारत का मानक समय माना जाता है, जिससे संपूर्ण भारत का समय एक समान रहता है। प्रश्न नंबर 3 का यह उत्तर हुआ। ठीक, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रिय छात्रों, जो अभी अभी हम लोग उत्तर लिखे हैं, इसमें कई छोटे प्रश्न समाहित हैं और उनका उत्तर इसी में समाहित है। वो छोटे छोटे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, इस प्रश्न नंबर 3 में क्या क्या और बन सकते हैं, हम लोग इस पर गौर करें तो ये तो बहुत प्रारंभिक चीज़ है। पहला कि सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। चलिए, ये तो बहुत सामान्य सी चीज़ है जो आप जानते ही होंगे। ठीक, दूसरा क्या प्रश्न है इसमें कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 और उसका उत्तर आप लोग लिखे हैं, परीक्षा में केवल वही पूछा जाए। अगर उत्तर में छोटे छोटे प्रश्न समाहित हैं तो उनको भी प्रश्न का रूप देके आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए मैं इन सभी चीज़ों पर दृष्टिपात कर रहा हूँ ताकि आपके विषय, आपके अध्याय से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये हो गया कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। चलिए, एक और प्रश्न समाहित है कि पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग देखते हैं कि सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो हो सकता है कि आप सोचे कि पूरब से पश्चिम। नहीं, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए आज ही कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह भी एक प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, एक ही प्रश्न जो हम लोग प्रश्न नंबर 3 हल किए, उसमें 3 अन्य छोटे छोटे प्रश्न भी बन गए। ठीक है। चौथा जो एक इसी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न और समाहित है, वह यह है कि भारतीय मानक समय कितनी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि भारतीय मानक समय 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे हम लोग नंबर के हिसाब से तो एक प्रश्न का उत्तर लिखे, लेकिन इसमें 4-5 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न समाहित हैं। तो कुल मान के चलिए कि ये 6 प्रश्नों का उत्तर हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपके अभ्यास में अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उसको हम लोग देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर लिखना है। तो यानी कि ये प्रश्न यह पूछना चाहता है कि हिंद महासागर से हमको कौन कौन से लाभ हैं। ठीक, ये चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर में लिखिए,
कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्नलिखित रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। अब नंबरिंग डाल लीजिए, इसको 1 2 3 से लिखिए। पहला लिखिए, हिंद महासागर में किसी भी देश की इतनी लंबी तटीय सीमा रेखा भारत जैसी नहीं है। इससे पश्चिम एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप आदि के साथ समुद्री व्यापार संभव हुआ है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि हिंद महासागर की वजह से समुद्री व्यापार हम लोगों का कई महाद्वीपों से होता है। ये एक लाभ है हम लोगों को। ठीक, अब दूसरा लाभ लिखिए। स्वेज नहर के खुलने से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया गया है। इससे दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका भी हिंद महासागर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। ठीक है, तो यही 2 लाभ आप याद रखिए, पर्याप्त है आपके लिए। अन्य भी लाभ है, लेकिन पाठ्यक्रम के हिसाब से ये 2 लाभ आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए। हम लोगों का अध्याय 1 समाप्त हुआ। फिर अगले टर्न में हम लोग शेष जो अध्याय दूसरा है भूगोल का वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।